Now, at the moment, with us from the Ajit Dada Pawar NCP, the real NCP, as the Election Commission calls it, Mr. Mukesh Gandhi. Mukesh Gandhi साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद. जय हिंद, जय हिंद, जय हर हर महादेव. मुकेश गांधी साहब, तो आज बारामती में तो वोट पड़ गए सर. हाँ जी. मैंने कहा बारामती में तो वोट पड़ गए आज. बारामती में वोट पड़े. रोहित पवार ने बड़े बड़े छोटे छोटे हवा खाया हुआ बम फोड़ने का ट्राई किया. सुप्रिया सुले जी ने सुबह इमोशनल ड्रामा किया, पर लोगों को पता चल गया है कि शरद पवार साहब का गठ हारने वाला है. इसलिए ये सब ड्रामेबाजी हो गई है सुबह से शाम तक, और सब रॉन्ग है. और इस तरह से जो इलेक्शन के दिन पे ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है. तो शरद पवार साहब सचमुच बीमार है क्या? क्या हुआ एग्जैक्टली? रणनीति है या सचमुच बीमार है? डॉक्टर ने कहा कि आप जाना नहीं चाहिए, रैली में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए. तो आप अंदर के आदमी, आप दोनों जगह क्या है हालचाल जानते हैं. तो शरद पवार साहब का तबीयत ठीक है मुकेश गांधी साहब? नहीं, पवार साहब की स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं. पर हमेशा आप पहले भी देखे होंगे कि कई रेफरेंस में शरद पवार साहब को कुछ भी हुआ तो उसको इमोशनल ड्रामा बना के उनके नजदीक के लोग उनको पूरा हाईलाइट कर देते हैं और इमोशनल से लोगों का ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं. पर अभी ये नहीं चलेगा, क्योंकि क्या है, देखिए आज महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग हुआ इन कंपेयर विद अदर स्टेट. तो आप इसके पीछे जब देखेंगे तो महाराष्ट्र में एक सत्ता बीजेपी और शिवसेना की ओरिजिनल जो आई थी और शांति से लोगों ने जो जनाधार के हिसाब से जो जनमत दिया था और सरकार बनाई थी, तब यही शरद पवार साहब ने उद्धव ठाकरे के अंदर चीफ मिनिस्टर का एक नया पहलू डाल के उसको एम्बिशियस बना करके पूरी एक अच्छी संगठना बन गई थी, अच्छी युति बन रही थी, चल रही थी 25 साल से, उसको तोड़ने का काम किया. और तब से आप देखना कि महाराष्ट्र में पूरा विभाजन का राजकारण चालू हो गया. फिर बाद में पहले शिवसेना में स्प्लिट हुआ, बाद में राष्ट्रवादी में स्प्लिट हुआ. आज अभी एक और सुप्रिया सुले, एक और अजित पवार की वाइफ, ये वो सब शिवसेना के सामने शिवसेना का कैंडिडेट, राष्ट्रवादी के सामने भी राष्ट्रवादी का कैंडिडेट. ये प्रकार का जो युद्ध खड़ा हो गया ना, इसके लिए मैं तो समझता हूं कि इसके लिए सबसे कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो आदरणीय शरद पवार साहब है. उनको ये नहीं करना चाहिए था. जब जनाधार मिल गया था तो क्यों उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाने की लालच दिखा करके, उसको सपोर्ट दिखा करके पूरा स्प्लिट कर दिया. और तब से आज तक आप देखो कि पूरा महाराष्ट्र का राजकारण इतना एक धूमिल हो गया है, इतना डिस्टर्ब हो गया है कि इनके कारण पब्लिक में भी, लोगों के अंदर भी, मतदाताओं के अंदर भी एक प्रकार का विद्रोह है, एक प्रकार का कहते हैं ना कि चिंतनीय लोगों का दिमाग बन गया है कि ये चिंता की बात हो गई है कि महाराष्ट्र का कौन अच्छा काम कर रहे हैं, कौन अच्छा काम कर रहा है और क्या कर रहा है, कैसे करेगा, किस तरह से महाराष्ट्र को आगे लेके जाएगा. और इसमें अभी देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और अजित पवार सब मिलके एक युति गवर्नमेंट बना करके लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं. पर उनके विश्वास को ये महाविकास आघाड़ी के नेता लोग जो हैं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस, पटोले, ये सब तोड़ने का काम कर रहे हैं. तो इसके लिए पूरा आप देखो ना, तो मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र बहुत बहुत एकदम एक असमंजस की पोजीशन में आ गया है. वेरी बैड पोजीशन इन महाराष्ट्र. और लोगों को, मतदाताओं को, और आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की सभाएं भी इतनी बड़ी बड़ी होती है और नरेंद्र मोदी जी देश हित में, महाराष्ट्र के हित में
कुछ अच्छे स्टेटमेंट देते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो महाविकास आघाड़ी के लोग इसको एकदम मिसफायर करके, मिसकोट करके, उसको वापस उसका जवाब देके वापस लोगों के अंदर संभ्रम फैलाने का काम करते हैं। तो इसके कारण जो हेल्दी एटमॉस्फेयर महाराष्ट्र के इलेक्शन में होना चाहिए था, वो मुझे लगता है कि तो नहीं ये हुआ लो है। टर्नआउट की वजह क्या है सर आपके मुताबिक? महाराष्ट्र मैंने में वही इतना लो आपके साथ टर्नआउट में क्यों हुआ है? विश्लेषण कर रहा हूं ना, कि लोग जो है वो संभ्रम अवस्था में हो जाते हैं। जो शरद पवार को मानने वाले हैं उनको जी। भी लगता है कि शरद पवार जी सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। जो शिंदे जी को मानने वाले हैं उनको भी लगता है कि शिंदे जी की शिवसेना सही है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना सही है। हर प्रकार का जो चर्चाओं के द्वारा और एक दूसरे के ऊपर एक बेबुनियाद प्रहार करने की जो एक सिस्टम महाराष्ट्र में सभी पार्टियों ने अभी एक डेवलप की है। आपने कुछ बोला तो मैं और बोलूंगा, आपने एक छक्का मारा तो मैं 2 छक्का मारूंगा, और सैटायरिक व्यंग्यात्मक बोलने का और बाद में उसको विस्फोटात्मक कर देने का। व्यंग्यात्मक तक होता है तब राजकारण की थोड़ी मजा आती है, पर वही व्यंग्यात्मक वाक्य जब विस्फोटात्मक हो जाता है ना, तब पूरा राजकारण का जो एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मुकेश गांधी और साहब, आज मोदी साहब ने हाल ही में उद्धव ठाकरे जी का प्रशंसा किया, बोले कि जब भी कुछ उनको आफत होगा सबसे पहले मोदी जी खड़ा हो जाएगा। उद्धव और बाला साहब के प्रेस करते उन्होंने कहा कि अनेक उपकार है मुझ पर, मैं उस चीज को कभी जिंदगी भर उसको रिटर्न नहीं कर पाऊंगा, चुका नहीं पाऊंगा। और कहा कि सावरकर जी के दोषी करने वाले, आलोचना करने वाले, औरंगजेब के तारीफ करने वाले के लोगों के साथ उद्धव जी खड़े, मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है। ये उद्धव ठाकरे जी के बारे में कहा। मगर शरद पवार जी के बारे में क्लियर कट कहा कि ये घर का झगड़ा हमको कोई लेना देना नहीं है। एक उनका मेहनती अजित पवार, मेहनती, बहुत मेहनत करके पार्टी खड़े करने वाला बच्चा है, और दूसरा बेटी है जो पूरा विरासत शरद पवार उनको। तो ये कैसे स्टेटमेंट को आप देखते हो दोनों जगह, जिस प्रकार से प्यार मोहब्बत भी है और यहां पर पवार साहब को टोटली उन्होंने विरोध कर दिया शरद पवार जी। मोदी जी की जो राजनीति है ना, वो धर्म नीति के अवलंबन पे खड़ी हुई है। वो एक धार्मिक व्यक्ति है, एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लीडर है। वो कभी भी किसी का खराब नहीं सोचते हैं। राजनीति में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जब बनता है तब एक स्टेप लेना पड़ता है, तब नरेंद्र मोदी जी कुछ स्टेटमेंट करेंगे। पर उसको, उद्धव को जब बच्चा था, यंग था, लड़का था, उद्धव जी जब शरद पवार, बाला साहब ठाकरे जी के यहाँ नरेंद्र मोदी जी मिलते थे, एक दूसरे को बात करते थे, और नरेंद्र मोदी जी को हमेशा बाला साहेब ठाकरे जी शुभेच्छा भी देते थे और मार्गदर्शन भी करते थे, और उनका कृतज्ञता से उनकी अभिव्यक्ति करना ये नरेंद्र मोदी जी के स्वभाव में है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जब उद्धव जी बीमार थे तब हमेशा उनकी खबर अंतर लेते थे। मुझे आज भी याद है कि रेगुलरली हरकिशन दास हॉस्पिटल जो रिलायंस फाउंडेशन ने अभी ली है, वहां हमेशा नरेंद्र मोदी जी का आदमी, व्यक्ति और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के लोग वहां हमेशा उद्धव ठाकरे जी की टेक केयर करने का काम करते थे, मैसेज देते थे। अभी उन्होंने अपना मैसेज दिया, वापिस एक फिलर भेजा नरेंद्र मोदी जी ने उद्धव जी के लिए कि आई एम कैरिंग यू, बट उद्धव जी हैज रिप्लाइड इन सच अ वे दैट आई डोंट बॉदर अबाउट योर केयर, दिस इज ए ड्रामा। अगर मैं आपसे एज ए एल्डरली पर्सन, एक वडील के रूप से आपको गले लगाना चाहता हूं, पर आप गले लगाने की जगह समझते हैं कि नहीं मुझे गले मिलना ही नहीं है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। ये इस तरह से उद्धव जी ने कभी भी नरेंद्र मोदी जी के बड़प्पन को सराहा नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी के हर स्टेटमेंट को उन्होंने हमेशा ट्विस्ट किया है। जबकि देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये डुप्लीकेट शिवसेना है जी, तो डुप्लीकेट शिवसेना
ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। पर एक बात आप देखो कि जब इलेक्शन कमिश्नर ने ओरिजिनल शिवसेना कौन है वो शिंदे जी को दी है, उसका नाम दिया है, सिंबल दिया है, तो जिसको सिंबल मिला और जिनको सिंबल नहीं मिला, जिसको नाम मिला और जिसको नाम नहीं मिला, तो ओरिजिनल शिवसेना शिंदे जी की है, तो उसकी सामने की जो शिवसेना है वो डुप्लीकेट होगी, ऐसा ये तो बात कहने के लिए जरूरत नहीं है। फिर भी मोदी जी ने कुछ एक उनकी स्टाइल है, उनके हिसाब से बोल गए कि नेगेटिव हो और अमित शाह जी, तो इससे उद्धव ठाकरे भड़क गए कि हमारी शिवसेना नकली कैसी है। अगर नकली नहीं है तो आज वो मुसलमान धर्म का तुष्टीकरण कर रहे हैं, उनकी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। वीर सावरकर आपको लगता है असल में हो रहा है क्या हाँ कि ये भी एक चुनावी मुद्दा है? क्योंकि बीजेपी के लोगों से अगर प्राइवेट में बात की जाए तो वो तो बोलते हैं भाई चुनाव में तो करना पड़ता है ना। ये ऐसा क्या ये करना असली है पड़ता क्या? क्योंकि कांग्रेस का क्या? मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा, उसमें तो मुझे कुछ खास दिखा नहीं यार, मतलब क्या है? नहीं, ये तो एक बात है ना जी। कि अभी उद्धव ठाकरे को ये इसको सही माने में उसको अपनी ओरिजिनलिटी, अगर जो बाला साहब ठाकरे जी की जो थी और जो बाला साहब ठाकरे जी जो ढंग से बोलते थे, कहते थे, करते थे कि मैं कांग्रेस के साथ सत्ता बनाने को आया तो मैं अपने पक्ष का विसर्जन कर दूंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा, और वही उद्धव जी उनके साथ बैठ के उनके प्रिंसिपल के ऊपर वो काम कर रहे हैं। आज तक वो राम मंदिर में होने के बाद में भी उद्धव ठाकरे जी को पहली बार इमीडिएटली राम मंदिर जाना चाहिए था, अयोध्या में जाके दर्शन करना था, पर कांग्रेसों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए उद्धव जी राम मंदिर, राम लल्ला का दर्शन करने तक भी। लेकिन ये क्या हो गया मुकेश गांधी साहब? अभी तक चुनाव तो बढ़िया चल रहा था, इलेक्शन बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा था, डेवलपमेंट इश्यूज के ऊपर बात हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात हो रही थी, इंडस्ट्री पे बात हो रही थी, बिजनेस पे बात हो रही थी, नेशनल सिक्योरिटी पे बात हो रही थी। ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम कब शुरू हो गया? एकदम टर्न ले लिया तो ये क्या हुआ? ये डाइवर्शन कहां से आ गया? आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी स्पीच आप पूरी सुनेंगे पहले से लेकर अंत तक, तो शुरुआत में उनकी 85% स्पीच जो है ना, उन्होंने क्या काम किया है और वो क्या काम करने वाले हैं एरिया में, उसके बारे में बात करते हैं। बाद में 10-15% जब रहता है तब वो लोकल पॉलिटिक्स में जो भी ऑपोजिशन जो कर रहा है, कुछ बिगाड़ रहा है, कनेक्शन तोड़ रहा है, उसके बारे में कांग्रेस हो, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की हो, उनके बारे में, और या तो सामने कोई भी पक्ष होगा, टीडीपी होगा और कोई पक्ष होगा, तो उनके सामने वो अपनी बात रख देते हैं। अभी ये हिंदू और मुसलमान का तुष्टीकरण का क्यों हुआ? क्योंकि राहुल गांधी ने केरला में जाकर के जिस तरह से मुस्लिम लीग का और पीडीआई, क्या नाम है ना बरोबर, पीएफआई का सपोर्ट लेकर के पूरा इलेक्शन लड़े, उसमें अपनी रैली में उन्होंने कांग्रेस का ध्वज तक नहीं लहराया, और मुस्लिम लीग का लास्ट टाइम में ध्वज लहराया था, इसलिए अपना ध्वज भी ये टाइम में उन्होंने लहराया नहीं, क्योंकि निधर वो अपना ध्वज लहराते थे। तो वहां से लेकर के आप कई फैक्टर में, ओवैसी के फैक्टर में, हैदराबाद में भी देखो, आप महाराष्ट्र में भी देखो कि इन्होंने मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने के लिए कर्नाटक से, आप देखो कितने अभी व्हाट्सएप भी वायरल है कि आज बाहरगांव में रहते हुए, आउट ऑफ इंडिया में रहते हुए मुसलमानों को वहां के लोग स्पॉन्सर कर करके हिंदुस्तान में भेज रहे हैं कि वॉट अगेंस्ट दी नरेंद्र मोदी जी। ये सारे जो चीजें, जो इक्वेशन जो खड़ा होता है ना, आज तक हिंदुओं के लिए बोलने वाला कोई जबरदस्त नेता नहीं था। आज हमारे वी आर वेरी कंफर्टेबल और हम लोग भाग्यवान हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसी व्यक्ति ने आज हिंदुओं का तुष्टीकरण करने के लिए नहीं, पर ये देश हिंदुओं से बना है, सनातन धर्म की विचारधारा से बना है, लेकिन मुकेश हमारी गांधी साहब, परंपरा है, वो परंपरा को उजागर करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और जब वो काम ये कर रहे हैं तब ये लोगों के पेट में दुखता है। लेकिन मुकेश गांधी साहब, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तो
फिर उसके बाद जब कोई प्रधानमंत्री इस तरीके की बात करता है तो उससे मन में आशंका तो पैदा होती है कि ये हो क्या रहा है, कि क्या वास्तविकता में कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने, सर पूरा सवाल सुन ले, क्या कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने की कोई कोशिश हो रही है? क्या हिंदुओं के अंदर डर पैदा करने की कोशिश हो रही है? क्या महिलाओं को यह कहा जा रहा है कि आपके मंगल सूत्र चुरा लिए जाएंगे, सारे मुसलमानों को दे दिए जाएंगे? ये क्या मतलब हुआ मुकेश गांधी साहब? प्लीज बी फेयर। ये तो मतलब ऐसा है अनफेयर सर, कम ऑन। देखिए ऐसा है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस और अन्य शिवसेना उद्धव ठाकरे से लेकर के पटोले की कांग्रेस और ये सब लोग इतना तुष्टीकरण करते हैं कि आज देखिए आप बंबई में ही आप देखिए, अभी पीयूष गोयल जहां से खड़े हुए हैं वहां मालवनी में असलम शेख ने मिनी पाकिस्तान बना के खड़ा कर दिया है। बंबई में भिंडी बाजार पायदूनी के एरिया को मिनी, तो अभी थोड़ी बना है सर, वो तो बहुत पहले से है ना। 5 साल तक मैं वही कहता 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी सर, 5 साल तक बीजेपी की सरकार थी। क्या किया उन्होंने? और अभी भी उनकी सरकार है। 2 साल के अंदर क्या कर लिया उन्होंने? अगर मिनी पाकिस्तान वहां बना है तो उसको खत्म कीजिए। नहीं, मैं आपके साथ में बहुत सहमत हूं कि उन्होंने क्या किया, पर ये देखिए ये सब सारी बातें जब इकट्ठी होती है ना, तब लोगों के दिमाग के अंदर, एक हिंदुओं के दिमाग में एक इनसिक्योरिटी खड़ी होती है। सर मालवानी में कौन प्रो पाकिस्तान है? पाकिस्तान को तो गालियां देते हैं वहां पे लोग, हमने पता नहीं कितने शो किए हैं वहां पे। क्या बोलते हैं भैया, पाकिस्तान को गालियां देते हैं नहीं, पर ये क्या हो गया, एक उपमा हो गई है। जहां मुस्लिम बस्ती संगठित होती है वो एरिया एक तो सफाई में पीछे रह जाता है, वहां सब तूफान होता है, वहां जो हिंदू लोग रहते हैं उनको घरों से निकाला जाता है वन और द अदर वे। मुकेश गांधी साहब, आज मोदी साहब ने जो आलोचना किया कांग्रेस के 2 सीनियर लीडर, एक विजय विदेटीवार महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा कि उज्जवल निकम एक लायर है, क्लियर कट वही कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हुए कोर्ट को मिसलीड किया। आरएसएस के पुलिस ऑफिसर, आरएसएस के लॉयल्टी वाले पुलिस ऑफिसर ने उस बंदूक से हेमंत करकरे पर गोली चलाए। ये विदेटीवार सीनियर कांग्रेस लीडर ऑपोजिशन, मोदी साहब आलोचना किया। दूसरा चरणजीत चन्नी पंजाब के सीनियर कांग्रेस लीडर बोले कि जब भी माहौल बिगड़ता है, जब भी इलेक्शन आता है तो आर्मी पर अटैक होता है, जो आईएफ। तो मोदी साहब ने दोनों का आलोचना किया, बोले ये क्या चल रहा है? ये आप देश हित की बात कर रहे हो, सेना का मनोबल को तोड़ रहे हो। तो ये मोदी जी के स्टेटमेंट आप कैसे, क्या कांग्रेस के लीडर्स को इस वक्त ये कहना जरूरी था? मुकेश गांधी साहब, ये देखिए कांग्रेस के लीडरों को जो भी स्टेटमेंट मैंने पहले ही किया ना राजीव जी की बात को लेकर के, कि कांग्रेस के लीडर और शरद पवार ग्रुप के लीडर और खास करके हमारे संजय राउत जी ऐसे अनाप शनाप स्टेटमेंट देते हैं, इसके कारण पूरा स्टेटमेंट के ऊपर दूसरा स्टेटमेंट, एक एक्शन के ऊपर दूसरा रिएक्शन, दूसरे रिएक्शन के ऊपर तीसरा एक्शन, और उसके कारण में सारी एक वाक जो वॉर होता है ना, वर्ड्स वॉर करके, वर्ल्ड वॉर नहीं वर्ड्स वॉर खड़ी हो जाती है। इससे हमारे देश को नुकसान हो रहा है। कभी कभी मोदी जी को भी, बहुत बड़े नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय वड़ा प्रधान है, कभी कभी वो भी इतना जल्द स्टेटमेंट दे देते हैं कि लोगों के दिमाग में वो डाइजेस्ट भी नहीं होता है। पर उनका आने वाली कल जो है, उनका संदर्भ पकड़ के और पीछे क्या हो गया वो जानकर के नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। लेकिन आज मोदी जी ने बहुत बढ़िया बात करी है सर। बात सुनिए, लेकिन सर आज मोदी जी ने क्या कहा है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं? मोदी जी ने ये कहा है कि मैं ना इस्लाम के खिलाफ हूं ना मुसलमानों के खिलाफ हूं। हाँ जी, मुसलमानों को ये मालूम होना चाहिए कि आज तक उनका शोषण हुआ है, कांग्रेस ने उनका शोषण किया है, और मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि आखिरकार बीजेपी क्या करे। उन्होंने तो इनफैक्ट ऑफर किया है कि जहां जहां पे तुम्हारा बीजेपी का कार्यालय है, 50-60 मुसलमान जाकर के वहां पे बैठो, टेक ओवर करो। किसने मना किया है? कोई भगाएगा तुमको क्या वहां से? आप आइए ना, देखिए वहां पे क्या हो रहा है। दिस इज व्हाट मोदी जी हैज सेड ऑन टाइम्स नाउ। खुद बोला है उन्होंने कि भाई आप आइए उधर, देखिए क्या हो रहा है। आप एक तो इतना घबराते क्यों हैं, और दूसरा कांग्रेस की बात क्यों मानते हैं, ऐसा करके बोला उन्होंने। लेकिन ये तो अजीब हो गया, एक तरफ कह रहे हैं कि वो क्या है, वो मंगलसूत्र निकाल निकाल के सारे मुसलमानों को दे देंगे, और दूसरी तरफ क्या है कि ये बोल रहे हैं। ये इससे मतलब क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ। मुकेश गांधी साहब आप समझाएं। ये देखिए,
दिस इज द सॉफ्टनेस एंड द हार्डनेस ऑफ द नरेंद्र मोदी जी। देखो उनकी सॉफ्टनेस क्या है, वो कभी भी मुसलमानों को सेकंड सिटीजन नहीं मानते हैं। आज इन्होंने लाल किले से भी कहा था कि मैं 140 करोड़ लोगों का वड़ा प्रधान हूं, प्रधान सेवक हूं। तो वो कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरे को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया इसलिए मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा। उनके लिए काम करते हैं और वो मुसलमानों को एक्चुअली एक अपनी रेगुलर जो धारा है हमारे देश की प्रगति की, विकास धारा है, उसमें जोड़ना चाहते हैं। और आज जो बीजेपी के कार्यालय के बारे में बताया, ये स्टेटमेंट सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद अपने कार्यालय में जब जाता हूं तो मुसलमान दोस्तों को बोलता हूं कि आप बीजेपी में आके बैठिए, आपको आप देखिए आपके सामने कोई प्रपंच हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। पर फिर भी कांग्रेस वाले उनको इतना भड़का के रखे हैं, उनको इतना बायस कर दिया है कि बीजेपी जैसे देश का दुश्मन हो। और लेकिन सर पहली बार मैं देख रहा हूं 42 साल में, 1982 से लेकर के आज तक पहली बार मैं देख रहा हूं कि इतनी ओपनली हिंदू वर्सेस मुस्लिम बात हो रही है चुनाव में। आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ, ये पहली बार देख रहा हूं मैं सर। आपको लगता है कि ये हेल्दी है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए? क्या ये ठीक है, सेहतमंद है? नहीं है। देखो कभी भी कॉम्युनल टेम्पो से इलेक्शन लड़ा जाए वो अच्छा नहीं है, सराहनीय नहीं है। मैं इसके अंदर पूरा अपना मत रखता हूं। पर बात क्या होती है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने इतने सारे देश के विकास के लिए काम किए, हर जाति धर्म और कौम के लिए, फिर भी जब लोग उसको चैलेंज करते हैं और अलग अलग ढंग से नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों की प्रशंसा करने की बजाय उसको डिक्टेट करते हैं कि हम 370 निकाल देंगे, सीए निकाल देंगे, ये कर देंगे, 3 तलाक निकाल देंगे, तो ये कांग्रेस को क्या चाहिए कि उनको घड़ी जो है ना वो राइट डायरेक्शन में चल रही है, उसको रिवर्स क्लॉक। Mukesh Gandhi, another interesting thing that Modi साहब said was 10%, 10% रिजर्वेशंस मैंने जो दिया उसमें मैं कोई धर्म के आधार पर नहीं दिया, और उस 10% में सभी लोग इन्वॉल्व है, मुस्लिम समाज के लोग भी इन्वॉल्व है। उनके लिए मैं धर्म के आधार पर नहीं कहा कि हिंदू को दे रहा हूं या मुस्लिम को दे रहा हूं या क्रिश्चियनिटी को दे रहा हूं। बोले वो 10% आरक्षण पिछले इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पर था, और उसने कहा कि मुस्लिम समाज के बैकवर्ड कम्युनिटी भी इसका फायदा उठाया। तो ये एक रीच आउट है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ। ये देखिए प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जब गुजरात में नवनिर्माण का आंदोलन, ये पाटीदार समाज का जब आंदोलन हुआ था, तब वो आंदोलन को शांत करने के लिए उस टाइम में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने ये 10% का इश्यू बना करके उसको पास करवा के दिया था। और तब भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं इकोनॉमिकल बैकवर्ड लोगों के लिए ये 10% परसेंटेज बढ़ाने का प्रपोज करता हूं, तो उसमें मुस्लिम लोगों को भी फायदा होना है। पर मुस्लिम लोग क्या कहते हैं कि वो 10% में से 5% या पूरा 10% हमको ही दो, सबको मत दो। सर किसने बोला है, किस मुसलमान ने बोला है सर? कौन से मुस्लिम नेता ने ऐसा बोला है? अरे भाई ओपन में बोला है, तो सही। गुजरात में बोला है, महाराष्ट्र में बोला है, ओबीसी ने बोला है। आप पूरा रिकॉर्ड देखो, मैं अपने जेब से नहीं डायलॉग मार रहा हूं भैया, पूरा 5% कर्नाटक। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं सर, जहां तक मुसलमानों का सवाल है, सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए आरक्षण तो गुजरात में है। 23 जातियां हैं मुसलमानों की जिनको आरक्षण मिलता है एज ओबीसी इन गुजरात। हाँ तो है ना, तो उनको कहा, उनका विरोध करके कहा उनको बाजू पे हटाया गया। तो और लेकिन मोदी जी ये कहते हैं कि कर्नाटक में देखो ओबीसी आरक्षण दे दिया मुसलमानों को। अरे आपने खुद दिया है गुजरात में। अभी नहीं, आप देखिए कर्नाटक में अभी जो ओबीसी को जो दिया है, वो ओबीसी कोटा के रेगुलर लोगों को कम करके उनको दिया गया। इनके सामने विरोध है आपको। सर वो तो देवेगौड़ा जी ने दिया था, एचडी देवेगौड़ा जी ने दिया था, वो पार्टनर है आपके अभी। हाँ जी, एचडी देवेगौड़ा जी ने वो कानून लाया था और देवेगौड़ा साहब अभी आपके पार्टनर हैं कर्नाटक में। अभी हुए, जब उनकी नैया डूब रही थी तो पार्टनर बनने को आ गए जी। जब सबकी नैया डूबती है आजकल, वो सीधा बीजेपी की तरफ ही भागता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए मुकेश गांधी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों से बात करने के लिए। एक बात है राजीव जी, प्रदीप जी, हमारे देश में हिंदू मुसलमानों की एकता रहनी चाहिए, उसके पक्ष में मैं हूं।
हम लोगों को झगड़ना नहीं चाहिए जी। और शरद पवार जी जैसे नेता को वापिस एक न्यूट्रल लीडर बनकर के महाराष्ट्र की पोजीशन को, महाराष्ट्र के समाज को, लोगों को मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि अभी एक संभ्रमित अवस्था में से महाराष्ट्र गुजर रहा है। आने वाले इलेक्शन में आपके जो भी मित्र हैं रिजल्ट सर, आएगा, आपके बड़े पुराने जो भी मित्र हैं दोनों, प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार साहब जी। क्या मैंने कहा शरद पवार साहब आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। नहीं, मेरे बड़े 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 वडील है, मेरे ये है, पर प्रफुल्ल पटेल जी मेरे अच्छे मित्र है। पर हम सबको मिलकर के आपकी चैनल के माध्यम से मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि देयर शुड बी नो क्वारल, देयर शुड बी अ पीस एंड द नेशन शुड प्रोग्रेस। Right, That is wonderful the sir. nation Thank you now very much. God bless wants. you. So nice Yeah, of you for thank appearing on our channel, sir. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. थैंक यू। जय हिंद, जय गुजरात, जय महाराष्ट्र। Jai Maharashtra. Jai Hind. Jai Hind. Well, but this really is the first time I've seen such blatant Hindu versus Muslim. I've never seen it before. At least I haven't seen anybody talk about it so openly. Matlab, in normal discourse and it being discussed openly all over the place in all channels. And perhaps the Congress leaders everywhere, like Mr. Vedetivar and Mr. Channi, could keep their mouth shut, you know, and at least behave responsibly. यस यस अरे कभी कभी लगता है कि ये एक्चुअली है वर्किंग, बिकॉज बहुत में बीच में ऐसे बहुत सारे अफवाह चल रहा है कि विजय तिवारी इज गोइंग टू जॉइन द बीजेपी, गोइंग टू जॉइन द बीजेपी। सो प्रॉब्ली इलेक्शन के बाद ये सब होने वाला है। इलेक्शन से पहले जितने मदद करना है बीजेपी को मदद करें। अरे मुशर्रफ ने किताब लिखी है यार 2009 में, मतलब वो किताब के बारे में अभी बात कर रहे हो। And you were in power till 2013. I mean, Yes. 2014 you were in power. I remember interviewing Mr. S.M. Musharraf. We were on a different channel at that time, Pradeep ji, आपको याद होगा। And what nonsense that man was spouting. God bless him. In any event, I mean, this is like terrible. Let's go across to